Hello everyone, welcome to BPSC Concept Wala. A very good morning to all of you. Today is 9th of July and we will see the important news articles from the newspaper The Indian Express. जैसा कि हम लोग करते हैं, सबसे पहले हेडलाइन देख लेते हैं। हेडलाइन में क्या है कि मोदी मॉस्को मैसेज। मोदी जी कहाँ चले गए हैं? मॉस्को। कहाँ गए हैं? पुतिन साहब से मिलने। देखिए दोनों का दोस्ताना चल रहा है। डीपन टाइज नो सोल्यूशन ऑन बैटलफील्ड, कि हम लोग का क्या हुआ है, टाई जो था, जो भी रिलेशनशिप था वो डीपन हुआ है, बट कोई सोल्यूशन किसका नहीं निकला है? बैटलफील्ड का। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या हुआ है। जब इसका इंपॉर्टेंट जब जीस्ट आएगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे। आज हमारे लिए एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अच्छा लगने के लिए डिस्कस किया गया है। ओके, बाकी आगे देख लेंगे। आगे जो भी न्यूज़पेपर है में जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना पीपीटी पे आते हैं और शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक अगेन। ऑल राइट, सो टुडे इज 9th ऑफ जुलाई और हम सबसे पहला न्यूज़ देखते हैं कि मैडम प्रेसिडेंट मैडम मुर्मू वो कहाँ गई हैं? भुवनेश्वर गई हैं। और कहाँ गई हैं? उदयगिरी केव्स में। और जो कहाँ है? भुवनेश्वर में है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उदयगिरी केव्स है क्या। तो ये क्या है? ये एक रॉक आर्ट है ना। यू मस्ट हैव रेड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट। उसमें से एक रॉक आर्ट आता है। उसी ये क्या है? उदयगिरी जो केव्स है वो एक रॉक आर्ट है। सो इट्स ए रॉक आर्ट। ओके, अब आपको हम उदयगिरी केव्स के बारे में बता दे रहे हैं कि किनका है, जैन का है, बुद्धिस्ट का है, हिंदू का है, किसका है वो बता देंगे। और 4 डे टूर पे हैं वो अपने होम स्टेट। आपको पता है कि मैडम मुर्मू जो हैं वो कहाँ से हैं? वो उड़ीसा से ही हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उदयगिरी जो नाम है उसका मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ उदयगिरी? सो उदय का मतलब क्या होता है? सनराइज। सो और गिरी का मतलब पहाड़, तो सनराइज हिल्स इसका मतलब होता है। उदयगिरी मीन्स सनराइज हिल्स। इसको और क्या बोलते हैं हम? उदयगिरी को हम क्या बोलते हैं? कटका कटका केव्स भी बोलते हैं या फिर कटक भी बोलते हैं। कटक कटक एक शहर है। आपको ये बताना है कि कौन से एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे हैं, है ना, जो जिनका बर्थ प्लेस कटक रहा है ना। आपको अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, उनका बहुत बड़ा रोल है हमारे देश की आज़ादी में। उनका बर्थ प्लेस कटक रहा है। आप लोग जवाब बताइएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में। और एक बात और, आप लोग बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, पार्टिसिपेट करवाने का मतलब हमारा ये नहीं होता है कि आपसे कमेंट करवाना, आपसे ये करवाना कि आपका रिवीजन हो। और जब तक अब इतने लोग देख रहे हैं और कमेंट नहीं करते तो हम लोगों का क्या होता है? मोटिवेशन कमता है कि कोई देख ही नहीं रहा है, या फिर हमारा अच्छा हम कन्वे नहीं कर पा रहे अपना मैसेज, अपना नॉलेज शेयर नहीं कर पा रहे। तो थोड़ा पार्टिसिपेट करिए। बहुत समय तो लगता नहीं है। इनफैक्ट वो आपके एग्जाम में ना वो क्लिक करेगा। जब आप कमेंट किसी चीज़ को देखने के बाद लिखते हैं, उसको टाइप करते हैं, तो आपके वो मेमोरी में टिकता है थोड़ा। ठीक है, तो अब बताना है कि आप कटक कौन वैसे सबसे बड़े पर्सनालिटी हैं जिनका बर्थ प्लेस रहा है। ओके, अब ये बताना है आई एम सॉरी, आपको ये बता रहे हैं कि ये 2 हिल्स हैं, एक उदयगिरी और एक खंडगिरी। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं हम। 2 हिल्स है, क्या क्या? एक है उदयगिरी, उसी में उदयगिरी केव्स है, और एक है खंडगिरी। ये खंडगिरी में जो है 15 केव्स हैं और उदयगिरी में जो है वो 18 केव्स है। और ये दोनों को जो मिला के है वो क्या कहा गया है? कुमारी पर्वत। सो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा सकता है कि वेयर इज कुमारी पर्वत? सो इट इज इन उड़ीसा, भुवनेश्वर। ये कहाँ लिखा हुआ कुमारी पर्वत के बारे में? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। ये बिहार से रिलेटेड न्यूज़ है एंशिएंट टाइम का, इसलिए हम आपसे थोड़ा डीप में जाके डिस्कस कर लिए। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए किन लोगों का है। तो ये जैन मॉन्क्स के लिए रहने के लिए बनाया गया था। जैन मॉन्क्स को रहने के लिए बनाया गया था। और किसके रीन में बना था? ड्यूरिंग द रीन ऑफ खारवेल। ठीक है, ड्यूरिंग द रीन ऑफ खारवेल का जो राजा था वही लोग बनवाया था। किसके लिए? जैन मॉन्क्स को रहने के लिए केव्स बनवाया गया था। ठीक है, शेल्टर के लिए। अब आगे चलते हैं। अगला है ट्रेड पॉलिसी नीड्स अ रीसेट का मतलब क्या होता है? कि एकदम शुरू करना, है ना, बिना कोई मॉडिफिकेशन के, बिना कोई जो बेसिक चीज़ होता है उस पर करना। तो राजेश अग्रवाल साहब कहते हैं कि जो हमारा ट्रेड पॉलिसी है उसको रीसेट करने का नीड है। वो क्यों कह रहे हैं वो उनके आर्टिकल से हम समझेंगे। और वो क्या करें? इट इज़ द टाइम इंडिया ब्रेक्स अवे फ्रॉम इट्स ट्रेडिशनल डिफेंसिव पोजिशंस ऑन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम आपको इन ब्रीफ आई विल डिस्कस विद यू व्हाट इज WTO। राइट, WTO इसका मतलब क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा ट्रेड। और ट्रेड को क्या कर रहे हैं हम?
वर्ल्ड वाइड फेमस कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं, वो क्या हो गया? वर्ल्ड ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बिजनेस करना। ये है क्या? ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एग्जाम में हमसे प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा? हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। आपको 2-3 पहले ही हम स्विट्जरलैंड के मैप पे दिखाए होंगे, आप रिकॉल करिए आंख बंद करके, आपको सब याद आ जाएगा, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है WTO का? व्हाट इट वर्क्स। तो इसका काम क्या होता है कि इसका काम है रेगुलेट करना, फैसिलिटेट करना, क्या? इंटरनेशनल ट्रेड को, ठीक है। रेगुलेट्स एंड फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड। और किसके साथ ये मिलकर काम करता है? यूनाइटेड नेशन जो बॉडी है उसके साथ, उसके कॉपरेशन के साथ ये काम करता है। इसके मेंबर कितने हैं? 160 मेंबर्स हैं इसके। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है WTO? क्योंकि 98% ऑफ ग्लोबल ट्रेड का यहाँ से होता है, 98% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड ग्लोबल GDP। सो आप सोच सकते हैं कि इसलिए दिस इंस्टीट्यूशन, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज सो इंपॉर्टेंट कि हम इससे जुड़े रहें, इसके द्वारा जो रेगुलेशन आता है, इसका ट्रेड पॉलिसी है उसको चेंज करें, उसमें हमेशा मॉडिफिकेशन करें, उसके हिसाब से चले, ठीक है। अब ये बना कब था? इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? सो ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 जनवरी 1995। ओके। अब कैसे बना था? मराकेश एग्रीमेंट हुआ था, मराकेश। आप लोग को बताना है कि मराकेश जो जगह है वो कौन से देश में है? मराकेश एग्रीमेंट, ठीक है। इतना आसान सवाल पूछा जा रहा है, आप जरूर बताइएगा कि मराकेश जो है वो कौन से देश में। अगर आपको नहीं पता होगा गूगल करिएगा, मैप पे देखिएगा। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आप गूगल अर्थ पे जाइएगा, सर्च करिएगा और उसके वो कौन सा देश में पहले वो देखिएगा, कौन सा कॉन्टिनेंट में वो देखिएगा, उसके अगल बगल का सी कौन सा है, ओशियन कौन सा है, और इंडिया से वो किस तरफ पड़ता है, ठीक है। इसके बाद वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। फिर से बता दें कैसे करना है। सबसे पहले आपको गूगल अर्थ में जाना है, मर्राकेश देखना है कहाँ है, वो कौन से कंट्री में वो देखना है, कौन से कॉन्टिनेंट में वो देखना है, उसके अगल बगल का सी कौन सा वो देखना है, उसके अगल बगल का ओशियन कौन सा है वो देखना है, और वो इंडिया से उसका लोकेशन कैसा है, किस तरफ है, ईस्ट है, वेस्ट है ना, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, किस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट है, वो देख लेना है। और उसके बाद वो आपको चीज़ झक जाएगा, ये छप जाएगा दिमाग में। और क्या देख लेना है? जिस देश में होगा उसका कैपिटल कहाँ है। इसी तरीके से आप रोज जब डेली बेसिस पे करेंगे ना, आप एक दिन बैठेंगे कि हम 4 दिन में पूरा मैप रट जाए, वो नहीं हो सकता है। आपको डेली बेसिस पे इस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मराकेश एग्रीमेंट से बना था ये 1 जनवरी 1995 को WTO। तो क्या ये एकदम फ्रेश एकदम बना था? नहीं, उसके पहले एक इंस्टीट्यूट थी, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, GATT करके, गैट करके एक इंस्टीट्यूशन थी। ये कब बनी थी? 1948 में, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। जब वर्ल्ड वॉर 2 ही बहुत तहस नहस हो गया, इकोनॉमी एकदम खराब हो गया, उसमें बनाया गया था गैट, कि हम लोग एक जगह मिलेंगे, ट्रेड की बात करेंगे। लेकिन गैट उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर 1995 में मराकेश एग्रीमेंट होता है और वहाँ से क्या बनती है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, 164 मेंबर्स है, 98% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड ग्लोबल GDP का ये पार्ट करता है, ठीक है। तो ये गैट बनता है। गैट का फुल फॉर्म आपको बता दे रहे हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ओके। तो अब हम इसको देख लेते हैं, आपको हम आंसर के रूप में बना के लाए हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपको इसको सेव रखिएगा, याद रखिएगा, पढ़िएगा, एग्जाम में बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इंडिया का जो कॉशियस स्टांस है किस पे? ऑन एक्सपैंडिंग द WTO नेगोशिएशन एजेंडा टू इंक्लूड एरिया सच एज ई-कॉमर्स, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन हैज स्पार्क कंसिडरेबली डिबेट, है ना। दिस अप्रोच, जो अप्रोच हम लोग अपनाते हैं वो क्या था? प्राइमरली शुरुआत से एम्ड एट प्रिजर्विंग पॉलिसी फ्लैक्सिबिलिटी, कि हम लोग पॉलिसी के फ्लैक्सिबिलिटी पे एम करते थे, फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अलायंस एज वेल एज ट्रेडिशनल सेक्टर। हम लोग ट्रेडिशनल सेक्टर में बात करेंगे तो एग्रीकल्चर आएगी, है ना, बिकॉज इंडिया इज ए, हम लोग जो हमारा जो देश है वो क्या है? कृषि प्रधान देश है। हमारा 70%, अबाउट 70% पॉपुलेशन जो है वो क्या करती है? कृषि करती है। तो वो हमारा क्या है? ट्रेडिशनल सेक्टर है। बट मेन लिमिट अपॉर्चुनिटीज इन इमर्जिंग फील्ड लाइक डिजिटल इकॉनमी। आपको पता है कि सर्विसेज सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सर्विसेज पूरे वर्ल्ड को देती है। तो हम डिजिटल इकॉनमी की बात करेंगे, है ना। हमारे पास UPI जैसे टेक्नोलॉजी है, NPCI जैसी इंस्टीट्यूशन है, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, क्रूशियल ऑफ विकास भारत विजन जो है 2047 तक का, उस पर हम काम करेंगे। ये है इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो इंडिया का जो रेजिस्टेंस है
किस चीज़ के लिए? टू एक्सपैंडिंग द WTO एजेंडा टू इज रूटेड इन डिजायर टू मेंटेन पॉलिसी ऑटोनॉमी, कि जो हमारा जो पॉलिसी है उसमें हमारा क्या हो, ऑटोनॉमी हो, हमारा आज़ादी हो, इसमें किसी का दखलंदाजी ना हो, कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, ये बड़े बड़े देश हैं, चाइना, USA, UK, ये सब इंटरफेयर करे ट्रेड में, है ना, बैन कर रहे हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं. सो इंडिया नीड्स ए व्हाट, नीड्स ए मेंटेन पॉलिसी ऑटोनॉमी. हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे तो इंडिया का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा था? ट्रेडिशनल सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, फिशरी, है ना, फिशरी इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, उस पर काम करते थे हम लोग. लेकिन हाउएवर द ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस इन्वॉल्व्स ड्रिवन बाई जियो इकोनॉमिक्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, रेजिलियंट ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. इंडिया का जो अप्रोच है वो एक नया चैलेंज फेस करेगा, और उसके लिए नया, जब आप किसी चीज़ को नया चैलेंज के रूप में देखेंगे तो वो आपके साथ क्या लेके आएगी? अपॉर्चुनिटी. सो चैलेंज जो है वो अपॉर्चुनिटी के साथ क्या आता है? कोइंसाइड होके आता है. सो इंडिया का जो अप्रोच है वो नया चैलेंज लाएगा और अपॉर्चुनिटी लाएगा. ठीक है, अब हमारे एग्जाम के लिए जो BPSC पेपर है उसके लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो देख लेते हैं. उसमें क्या बोल रहा है कि हमको क्या समझ में आया, ग्लोबल ट्रेड का जो नेगोशिएशन करते हैं, अगर आप किसी दुकान में जाते हैं एक फ़ोन खरीदने तो आप वहाँ नेगोशिएशन करते हैं ना, है ना. आजकल डिजिटली हम लोग खरीदते हैं तो वहाँ पे क्या लगाते हैं? कूपन कोड खोजते हैं, कूपन कोड कुछ मिल गया. तो उसी तरीके से ग्लोबली ट्रेड होता है, तो उसमें भी क्या होता है? नेगोशिएशन होता है. तो हम उसको वो समझदारी मिलेगा, हमको वो अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, और क्या मिलेगा? उसका इम्प्लीकेशंस, कि अगर हम ये ट्रेड, अगर ये वाला पॉलिसी को हम अपने देश में लागू कर रहे हैं तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, कि मिडिल क्लास फैमिली पे, लेबर क्लास फैमिली पे, वर्किंग पे, सेक्टर वाइज पे कैसे प्रभाव पड़ रहा है, उसका इम्प्लीकेशन क्या है, उसको समझने में क्या होगा? हेल्पफुल होगा. द इम्पैक्ट ऑफ प्रिजर्विंग पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी ऑन इंडियन ट्रेडिशनल एंड इमर्जिंग सेक्टर. आपको पता है कि कोई भी, अगर कोई आदमी किसान है ना, तो वो अपने बच्चे को कभी किसान बनाना नहीं चाहते हैं. वो चाहते क्या कि मेरा बच्चा सर्विसेज सेक्टर में चला जाए, है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चला जाए, बट ही डोंट वांट टू बी इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. व्हाई? तो उसी को जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इम्पैक्ट है, कि उसका जो ट्रेडिशनल है और जो इमर्जिंग सेक्टर है उस पर कैसे पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी होगा, उसको कैसे प्रिजर्व करेंगे, उसको समझने के लिए, उसका इम्पैक्ट देखने के लिए जरूरी है. सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस इन शेपिंग इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, द रोल ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन एंड इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. ओके, अब हम देखेंगे इसका बॉडी, कि बॉडी में क्या लिखना होगा अगर हम ट्रेड की बात करें तो पहला क्या है कि प्रिजर्विंग पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो पॉलिसी का जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको कैसे हम प्रिजर्व करेंगे. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? जब भी हम किसी चीज़ का बात करते हैं ना, कि अगर इसका लेंथ क्या है तो बोल देते हैं कि 2 मीटर +-1 कर लेना. तो वो क्या है? आप 1 ± जो करें वो क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है, कि थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो चलेगा वो, है ना. तो वही है कि जो पॉलिसी बना रहे हैं एकदम रिजिड नहीं होना चाहिए, कि अगर 4 कागज मांगा गया है जैसे आपसे, कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर एक कम भी है तो चलेगा, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी. बट अगर चारों का 4 एकदम पुख्ता होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं होगा, तो वो क्या है? वो रिजिड है. तो सेम कुछ पॉलिसी बना रहे हैं हम ट्रेड के लिए, उसमें अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी है तो उसको कैसे प्रिजर्व करने, इसके चक्कर में ऐसा नहीं कि ट्रेड ही खराब हो जाए, तो उसके बारे में बात करेंगे. तो ट्रेडिशनल सेक्टर वर्सेस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी में देखेंगे कि इंडिया का जो पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या सपोर्ट करता है? ट्रेडिशनल सेक्टर को, जैसे एग्रीकल्चर, फिशरी, हॉर्टिकल्चर एटसेट्रा, बट मे हिंडर ग्रोथ इन डिजिटल इकोनॉमी एंड हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग. लेकिन जो हमारा जो ट्रेडिशनल सेक्टर है वो क्या कर देगा? किसका ग्रोथ को हिंडर करेगा? डिजिटल इकोनॉमी और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को, है ना. उसी तरीके से हम विजन 2047 की बात करेंगे, जहां बात क्या होता है हमारा, बात क्या होता है हमारा? विकसित भारत की. ठीक है, तो विकसित भारत की बात करते हैं 2047 तक. तो इंडिया का जो विजन है वो क्या इंपोज करता है? ट्रांजिशन इनटू टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी इंस्पायरिंग टू बिकम ए डेवलप्ड नेशन विद द नेक्स्ट 25 ईयर. कि अगले 25 साल में हमको क्या बनना है? डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बनना है. ओके, अब ग्लोबल इकोनॉमी गवर्नेंस और इंडिया का रोल देख लेते हैं. इसमें इन्वॉल्विंग लैंडस्केप क्या है, कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस है, गवर्नेंस क्या होता है? रूल कोई लाए हैं उस कहाँ तक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, दैट इज गवर्नेंस, कि आप किस तरह गवर्न कर रहे हैं अपने पब्लिक को. तो जो इकोनॉमिक गवर्नेंस है क्या है? इज रीशेपिंग इन रिस्पॉन्स टू जियो इकोनॉमिक, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. इंडिया एज ए राइजिंग इकोनॉमी, इंडिया जो हमारा जो देश है वो क्या है? एक राइजिंग इकोनॉमी है. ऑल द डेवलप्ड नेशन आर सीइंग, हम लोग को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कि यहाँ मार्केट है, यहाँ इन्वेस्ट करो. तो जो हमारी इकोनॉमी है वो क्या है? राइजिंग इकोनॉमी है. मस्ट नेगोशिएट दीज चेंजेस विथ प्रोजेक्टिंग इट्स डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी. देखिए, डेवलप्ड नेशन जो होता है ना, अगर आपके घर में एक पहले से फ्रिज है तो आप दूसरा फ्रिज नहीं खरीदेंगे. तो अगर आपको ये फ्रिज हटाना है तो आप क्या करेंगे? किसी के यहाँ जिसके घर में फ्रिज नहीं है उसको देंगे.
अगर दूसरे घर में देंगे जिसके यहाँ खुद से पहले से फ्रिज है तो बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं नहीं मेरे पास पहले से फ्रिज है, हमको नहीं चाहिए। तो डेवलप नेशन और डेवलपिंग नेशन में यही डिफरेंस हो जाता है। जो डेवलप नेशन है उसके पास बेसिक एमिनिटीज सारा है, तो वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अपने देश में तो बेच ही नहीं पाएगी, वहाँ का पब्लिक क्यों खरीदेगा, उसके पास तो पहले से है। तो वो क्या करती है, जिसके पास नहीं है वो उसको देखती है, लाइक इंडिया, लाइक अफ्रीका, लाइक एशिया, है ना, ये सब कॉन्टिनेंट को देखती है। तो इसीलिए वो लोग हम लोग का बात भी सुनती है, क्योंकि उसका मार्केट कहाँ है, हम लोग हैं, हम लोग खरीदने वाले हैं। तो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि इंडिया इज अ राइजिंग इकॉनमी। और आपको पता है हम लोग 5th लार्जेस्ट इकॉनमी भी बनने वाले हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। एफडीआई और ट्रेड गोल्स, एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ट्रेड गोल की बात करेंगे तो इंडिया का जो रैंक है वो क्या है, 3rd इन अट्रैक्टिंग एफडीआई, है ना। एफडीआई अट्रैक्ट करने में इंडिया जो है 3रा रैंक है, और आफ्टर द यूएस एंड चाइना। पहला कौन है, यूएस, दूसरा चाइना और तीसरा इंडिया। एंड एम्स टू बूस्ट गुड्स एक्सपोर्ट टू 1 ट्रिलियन बाई 2030, और 2030 तक हम लोग कितना गुड्स का एक्सपोर्ट करने लगेंगे, $1 ट्रिलियन का। द ई कॉमर्स मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू सर्ज टू 350 बिलियन बाई 2030, प्रिजर्विंग सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी। सब डेटा है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ये एग्जाम तक हो सकता है अपडेट करना पड़े, तो डेटा इसलिए नहीं पढ़ा जाता है, वो एग्जाम के जस्ट पहले पढ़िए ताकि डेटा अपडेटेड लिख के आए आप, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम क्या, डोमेस्टिक पॉलिसी रिफॉर्म एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन में। उसमें क्या है, रेगुलेटरी रिफॉर्म की बात करेंगे तो इंडिया का जो रेगुलेटरी रिफॉर्म है वो क्या है, डेटा प्रोटेक्शन, कंज्यूमर राइट, competition, taxation are aimed at fostering a conducive ecosystem for e-commerce and aligning with global standards। अब इन्वायरमेंटल कमिटी की बात करेंगे तो इंडिया का जो कमिटमेंट है वो क्या है, अचीविंग नेट जीरो कार्बन बाई 2070, 2070 तक। आपको बताना है कि बिहार का कब तक है, पिछले बार का PYQ है कि बिहार जो है नेट जीरो कार्बन इमिशन कब तक जीरो करना चाहती है, बिहार का कब तक टारगेट है, वो ईयर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। इसका फोकस क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल कितना है, 17, उस पर काम कर रहे हैं। आपको ये बताना है कि इंडिया कितना गोल अचीव कर चुका है, इंडिया कितना गोल अचीव कर लिया है, आपको ये भी बताना है। अगर आपको नहीं आता है सर्च करिए, फ़ोन होता है उसमें सर्च करिए, पढ़िए और कमेंट करिए कि इंडिया जो है कितना गोल को कंप्लीट कर चुका है और कितना बाकी है और कब तक उसको करने का टारगेट रखा है, राइट। अब देखते हैं शिफ्ट फ्रॉम डिफेंसिव टू प्रोएक्टिव इंगेजमेंट, कि जो हम डिफेंसिव खेलते थे वो प्रोएक्टिव इंगेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे शिफ्ट होंगे। जब तक आप किसी से डर रहे थे, अब क्या उसके आंख में आंख डाल के बात करना है, तो वो कैसे शिफ्ट होगा, आपको हिम्मत करना पड़ेगा। आपको हिम्मत कैसे आएगा, जब आप मोटिवेशन होगा और कॉन्फिडेंस होगा। तो उसी तरह के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद क्या हुआ, लेड टू सिग्निफिकेंट पॉलिसी रिफॉर्म दैट ओपन द इकोनॉमी। हमारा इकोनॉमी आया, है ना, LPG आया। टुडे इंडिया मस्ट फोकस ऑन डिजिटलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रेजिलियंट वैल्यू चेन्स। अगर हम डिजिटलाइजेशन कर देंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर लेंगे और रेजिलियंट वैल्यू चेन, वैल्यू चेन क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा होना हर कुछ। तो अगर वो कर लेंगे तो हम क्या होगा, आंख में आंख डाल के देखेंगे डेवलप नेशन का और उससे नेगोशिएट करेंगे और हम अपना पॉलिसी जो है वो फ्लेक्सिबल बनाने का कोशिश करेंगे और उसमें क्या चाहेंगे, ऑटोनॉमी चाहेंगे, राइट। एक्टिव WTO पार्टिसिपेशन, WTO का जो पार्टिसिपेशन है वो क्या होना चाहिए, वेरी एक्टिव होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए रोल आ जाता है WTO का कि इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है WTO में, डिस्कशन इज क्या है, क्रूशियल, वेरी क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल बायलैटरल एंगेजमेंट एंड बिल्डिंग लीडरशिप इन ग्लोबल साउथ। व्हाट इज ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ क्या होता है, जैसे ये पूरा हमारा वर्ल्ड है तो ग्लोबल साउथ का मतलब ये नहीं कि जो साउथ पोल में वो ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है, जो भी डेवलप्ड नेशन है वो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल साउथ। ये मोदी जी कहाँ भी बोले थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो डिस्कस इन हिज स्पीच, जब चंद्रयान 2 लैंड की थी मून पे, तब वो बोले थे कि ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये पूरे ग्लोबल साउथ के लिए है, ठीक है। तो आपको ग्लोबल साउथ बर्ड जहाँ भी है तो आपको ये नहीं समझना है कि साउथ पोल में के नीचे जो देश है वो ग्लोबल साउथ है, नहीं। ग्लोबल साउथ का मतलब जितने भी डेवलपिंग नेशन है, नॉट डेवलपिंग नेशन का एक ग्रुप है जो कि एक साथ डेवलप होना चाहते हैं, जो डेवलप्ड होना चाहते हैं, दैट इज ग्लोबल साउथ। तो क्या है बोला जा रहा है कि सक्सेसफुल बायलैटरल एंगेजमेंट, बिल्डिंग लीडरशिप इन ग्लोबल साउथ, ए प्रोएक्टिव एंगेजमेंट स्ट्रेटजी इसेंशियल फॉर अचीविंग नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे क्या डिस्कस किया जा रहा है कि इकट्ठा चलना है हम लोग को, अकेले नहीं चलना है, ठीक है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं तो क्या है कि इंडिया का जो रेजिस्टेंस है वो एक्सपैंडिंग द WTO नेगोशिएशन एजेंडा रिफ्लेक्ट इज फोकस ऑन प्रिजर्विंग पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ट्रेडिशनल सेक्टर। हाउएवर एज ग्लोबल इकोनॉमिकल गवर्नेंस इन्वॉल्व्स, इंडिया मस्ट adopt a proactive engagement strategy, particularly in areas like e-commerce, climate change, achieve the ambitious economic goals and secure its position as a global leader. This is the keyword you should write in your answer. राइट, इसको हम अच्छे से डिस्कस कर लिए। आप इसको फिर से एक बार पढ़िएगा, बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। एक बार आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, है ना, इससे बेहतर फिर आपको समझाने का हमको नहीं लगता कोई विधि है, ठीक है। आप थोड़ा इंगेजमेंट बढ़ाइए, तब आपको, आप जब अटैच होंगे ना किसी चीज़ से तब जाके आपको समझ में आएगा, राइट। अब चलते हैं आगे।
आगे क्या है, इसमें आपको हमको दो ही चीज़ समझाना है, KLEMs क्या है, क्लेम्स क्या है। एम्प्लॉयमेंट रेट जो है बोला गया है कि वो राइज कर गया है, कितना 6% प्रोविजनली। अभी तक तो डेटा आया नहीं है, प्रोविजनली जब हमारा सर्वे आएगा इस महीने क्लास में उसमें देखा जाएगा। इन फाइनेंशियल ईयर 2024 फ्रॉम 3.2%, कितना था हमारा पहले 3.2%, वो बढ़ के कितना हो गया 6%। पहले कितना था 23 में 3.2% और अब बढ़ के हो गया 6%। किसके हिसाब से बताया जा रहा है, आरबीआई डेटा। जब भी आप लोग आंसर में किसी डेटा को कोट करिए ना तो उसका सोर्स हमेशा कोट करिए कि ये कहाँ से बताया गया है। ओके, तो इसमें आपको दो चीज़ बस बताना है कि कंट्री का एम्प्लॉयमेंट, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री इंक्रीज बाई 4.67 करोड़ टू 64.33 करोड़ प्रोविजनली, है ना, अभी कंफर्म नहीं है, प्रोविजनली बात हो रही है। इन द फिजिकल ईयर 23-24 फ्रॉम 59.67 करोड़ इन 22-23 द आरबीआई मेजरिंग प्रोडक्टिविटी, दिस इज इंपॉर्टेंट। आरबीआई जो है प्रोडक्टिविटी वो मेजर किस किस बेसिस पे करती है, हम मेरा मोटिव ये है आपको बताना कि कोई डेटा अगर आप बना रहे हैं तो किस बेसिस पे, उसका बेसिस क्या है। तो उसका बेसिस क्या है कि आरबीआई का जो मेजरिंग प्रोडक्टिविटी है एट द इंडस्ट्री लेवल किस किस चीज़ पे काम करती है, KLEMS पे, KLEMS पे काम करती है। अब के क्या है, के फॉर क्या है, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल। एल फॉर क्या है, लेबर, ओके। ई फॉर क्या है, इनर्जी। एम फॉर क्या है, मटेरियल। एंड एस फॉर क्या है, सर्विसेज। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी से क्या बनाया जाता है, डेटा बनाया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि KLM क्या है, कैपिटल, लेबर, इन्वेस्टमेंट, और क्या है, एम फॉर मटेरियल एंड सर्विसेज, सॉरी इनर्जी, मटेरियल एंड सर्विसेज। ये ध्यान रखिएगा। अब बाकी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था कि डेटा किस चीज़ पे बनाती है, 4 चीज़ पे एग्जाम में सीधा पूछ देगा। ओके, अब आगे चलते हैं कि व्हाट इज़ कॉग्निटिव टेस्ट। ये हेल्थ का एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको अगर हम ठेठ भाषा में समझाएं ना कि कॉग्निटिव टेस्ट क्या होता है, तो बोलते हैं इसको सठिया जाना, ठीक है, उसी को बोलते हैं कॉग्निटिव हो जाना, कॉग्निटिव टेस्ट करना। इसका मतलब क्या, कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस बाय विच नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इज डेवलप्ड इन द माइंड। कि आपके दिमाग में जो नॉलेज है और उसका अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे डेवलप हो रहा है, उसका प्रोसेस क्या है। ये क्या है, एक मेंटल एक्शन है, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस एंड सेंसेस। ये थॉट, एक्सपीरियंस और सेंसेस के थ्रू आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका जो मेंटल एक्शन है उसको प्रोसेस करेगा। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट जो बिडेन जो है यूएसए के, उसको वो रिफ्यूज कर दिए हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हाट इज कॉग्निटिव टेस्ट। तो क्या बोला है, कॉग्निटिव टेस्ट चेक्स फॉर प्रॉब्लम्स विच कॉग्निशन विच इंक्लूड्स ब्रेन फंक्शन, ठीक है, which includes brain function such as thinking, learning, remembering, using judgment and language problems with cognition are described as a cognitive impairment। जैसे आप अभी किसी से हैंडशेक किया और भूल गए जस्ट अगले सेकंड, है ना, वो किस हिसाब से होता है, एज के हिसाब से, ठीक है। तो उसी तरीके से बोला जा रहा है कि जो ब्रेन है वो फंक्शन किस किस चीज़ का, सोचने का, किसी चीज़ को सीखने का, किसी चीज़ को याद रखने का, है ना, किसी चीज़ को एनालाइज करने का, जजमेंट करने का, किसी चीज़ को, भाषा को पकड़ने का। अगर उसमें प्रॉब्लम होने लगा किसी चीज़ को कॉग्निशन में, है ना, कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का जो डेवलप करने का जो एबिलिटी है माइंड का, उसमें, तो वो क्या हो जाता है, इंपेयरमेंट हो जाता है। कॉग्निटिव टेस्ट इज अ स्ट्रक्चर्ड एंड वैलिडेटेड प्रोसेस दैट सीक्स टू आइडेंटिफाई डेफिसिट्स द रीजन ऑफ देयर अकरेंस एंड द स्फेयर्स ऑफ द सब्जेक्ट्स ब्रेन दे अफेक्ट, ठीक है। इसको बाकी पढ़ लीजिएगा कि कैसे किया जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ ओल्डर पीपल के लिए होता है। तो क्या है, एज इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन कॉग्निटिव डिक्लाइन, है ना। जैसे जैसे एज आपका बढ़ते जाता है तो आपका जो ब्रेन का जो कॉग्निशन है वो क्या होता है, घटता होता है। द रिस्क ऑफ डिमेंशिया इंक्रीजेज इन एवरी डिकेड आफ्टर 60, है ना। डिमेंशिया बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। डिमेंशिया बीमारी में क्या होता है, आप बताइएगा कि व्हाट इज डिमेंशिया। डिमेंशिया में क्या होता है आदमी के, उसका मतलब डिमेंशिया होने पे आदमी कैसा हो जाता है, ये अब आपको बताना है, ठीक है। कि एवरी डिकेड आफ्टर 60 एंड बिकम वेरी सिग्निफिकेंट आफ्टर 75, 75 के बाद वो क्या होता है, कॉग्निशन जो है वो क्या हो जाता है, कम जाता है। दिमाग जो रिकग्नाइज करने का क्षमता है, उसको रिमेंबर करने का जो क्षमता है वो थोड़ा थोड़ा कमता जाता है। बाकी ये पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आपको कॉग्निशन क्या होता है समझा दिए, कॉग्निटिव टेस्ट क्या होता है वो बता दिए, इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी खत्म करते हैं आगे। आगे क्या है कि बस एक प्रीलिम्स के लिए है कि गवर्नमेंट रीओपन्स एप्लीकेशन विंडो फॉर वाइट गुड्स, PLI। PLI क्या है, प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव।
और वाइट गुड्स क्या है, विच इंक्लूड्स एयर कंडीशनर, दियर पार्ट। आपको बताना क्या था वाइट गुड्स के बारे में कि वाइट गुड्स क्या होता है। वाइट गुड्स किसको बोलते हैं, एयर कंडीशन को, उसके पार्ट के बारे में, एलईडी लाइट, है ना। और जो किसके थ्रू, जो डीपीआईटी, डीपीआईटी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। जो डीपीआई के तरह के अंतर्गत जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो किस में आएंगे, वाइट गुड्स में आएंगे। और वो उसको लिए ओपन कर दिया गया प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव में कि अगर आप प्रोडक्ट ग्रीन बना रहे हैं जो कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या दिया जाएगा, इंसेंटिवाइज किया जाएगा, आपको थोड़ा इंसेंटिव दिया जाएगा। यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ पे। तो आज हम देखेंगे रशिया को और यूक्रेन को। तो रशिया स्ट्राइक्स ऑन यूक्रेन सिटीज किल्स 36, हॉस्पिटल हिट, है ना। ये सब देख के मन में दुख होता है, लेकिन अब क्या करिएगा, सर्वाइवल का बात है, सबको अपना वर्चस्व बनाना है। हम लोग आप लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं जब बात अपने पे आए तो पीस रखने का कोशिश करेंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ इस मैप पे और देखते हैं दिस इज रशिया और दिस इज यूक्रेन, ठीक है। दिस इज रशिया और दिस इज यूक्रेन। कहाँ गया यूक्रेन, ये रशिया है और यूक्रेन कहाँ छुप गया है जी, दिस इज यूक्रेन, दिस इज रशिया, दिस इज यूक्रेन। अब हम बात करेंगे इंडिया से किस तरफ है। दिस इज इंडिया, हमारा देश प्यारा भारत महान, ये हमारा देश है। यहाँ से ये रशिया है और यहाँ से ये यूक्रेन है। मोदी जी भी कहाँ गए हैं, मॉस्को गए हुए हैं। तो हम इसका जो भी अगल बगल का है पहले वो देखते हैं। पहले तो हम यूक्रेन का लैंड बाउंड्री देख लेते हैं। तो ये है यूक्रेन, ठीक है। तो ये है बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, ठीक है। और इधर रशिया एंड ये जॉर्जिया ने शेयर करती है। ये कौन सा सी है, दिस सी, आपको हम लिख दे रहे हैं सब। ये क्या है, ये तो आपको सबसे पहले पहचानना होगा क्या है ये है मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा हो गया, ये है ब्लैक सी। ये क्या हो गया, कैस्पियन सी, ठीक है। ये क्या हो गया, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी। उसके बाद ये छोटा वाला क्या हो गया, अरल सी, ये वाला अरल सी है, ये वाला अरल सी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इंडिया में तो ये हमारा क्या हो गया, अरेबियन सी, ये हो गया बीओबी, है ना, बे ऑफ बंगाल। ये किस में आता है, इंडियन ओशन में आता है। रशिया को देख लेंगे ऊपर से, तो रशिया के ऊपर क्या है, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशियन, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बैरेंट सी, ये होगा कारा सी, ये हो गया लाप्तेव, और ये हो जाएगा ईस्ट साइबेरिया सी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा जो ये है वो क्या हो जाएगा, सी ऑफ ओखोत्स्क। ये है बेरिंग सी, यहाँ पे जो है बेरिंग सी ये है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट ऑफ बेरिंग। ये हमारा किस में हो जाएगा, पैसिफिक में, ठीक है। और ये नीचे जो अगर हम सबसे नीचे देखेंगे ये क्या है, सॉदर्न ओशन, है ना। अब ये देखेंगे ये क्या है, अटलांटिक, तो इसको क्या बोल देंगे, नॉर्थ अटलांटिक। ये क्या हो जाएगा, साउथ अटलांटिक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूरा पैसिफिक, ये क्या है, नॉर्थ पैसिफिक, ये क्या है, साउथ पैसिफिक। अब इंपॉर्टेंट हो गया ये सब देख लीजिएगा। ये तो साउथ अफ्रीका का, ये हाँ साउथ अमेरिका का है। अब ये रशिया हो गया, रशिया का जो है, अब जब आप मैप को इसे राउंड करेंगे तो ये जो पार्ट है वो रशिया क्या किया, यूएसए को दे दिया। तो ये अब जो पार्ट है वो किसका हो गया है, ये यूएसए का हो गया। पहले किसका था, रशिया का। तो आपको हम बता दिए, आप मैप में फिर से देखिएगा, ठीक है। आपको ये बताना है आंसर में कि यूक्रेन का जो भी लैंड बॉर्डर है उसका नाम बताना है, उसका नेबरिंग कंट्री का। एग्जाम में बहुत आने का चांसेस है, आप उसको बताइएगा कमेंट करके, और उसका कैपिटल भी मेंशन करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं कल हम लोग अच्छे से, है ना, अच्छे से कल जो भी इंपॉर्टेंट है उसको करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।